So, good afternoon. I am Vishwabandhu from National Institute of Secondary Steel Technology, NIST. It is good to see a very good gathering, large gathering on the second day also. So, most of you might be knowing about the NIST. We provide all type of services to the secondary steel sector. This NIST is created for the benefit of the secondary steel sector. And we have various verticals like energy audits. So we conduct mandatory energy audits, monitoring and verification audits on behalf of BE for designated consumers. Then we conduct training programs, capacity building. Both type of programs are available with us. We have the large campus, 6-acre campus at Mandi Govindgarh. There we conduct the training programs, as well as most of the training programs are in the plant. So we call them as in-house training program or in-plant training programs, and that is on the request of individual plants. For various, it may be a sponge iron making, it may be induction furnace, arc furnace, ladle furnace, continuous casting, rolling, any topic with relation to the secondary steel sector operation. And we have testing facilities. We have NABL accredited labs and BIS accredited labs in our campus at Mandi Govindgarh. So these are our services. We also provide consultancy services, problem solving. So the topic here is the decarbonization and capacity building. So as far as the decarbonization is concerned, आप सबको मालूम ही है, आप कल से ही सुन रहे हैं कि हमको बाय 2070 वी हैव टू बी कार्बन न्यूट्रल, ओके, और ये इंडिया का कमिटमेंट है टू द एंटायर वर्ल्ड, एंड वी आर कमिटेड टू फॉर दिस आवर कमिटमेंट टू फुलफिल आवर कमिटमेंट. हम वो 2070 तक नेट जीरो इज पॉसिबल ओनली आफ्टर हाइड्रोजन बेस्ड इकोनॉमी. वो बहुत आगे की बात है. Might be it may take something around 10 years, 15 years, 20 years, and government is doing all the efforts to on the path of hydrogen based economy. और उसके लिए हाइड्रोजन ग्रीन मिशन, हाइड्रोजन मिशन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी क्रिएट कर ही दिया है और उसमें एक्टिविटीज़ चल भी रही हैं. और कई पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, पर्टिकुलरली दिस ऑयल पब्लिक सेक्टर in the oil sector, they have also come up in setting up of this hydrogen production. Okay, तो वो एक थोड़ा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है, चल रहा है. और दूसरा पॉसिबिलिटी है कि जहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में जैसे कोल बेस्ड DRI है या फिर आपका ब्लास्ट फर्नेस है, वी कैन नॉट थिंक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दिस कोल बेस्ड DRI existing kiln में and blast furnace running on the hydrogen, not possible. तो उसके लिए फिर कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, CCUS, वो भी एक लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है, उसके ऊपर भी काम चल रहा है. एंड टाटा स्टील इज टेकिंग ए लीड इन दिस, एंड उसने कुछ लगाया है अपना, एंड वर्क इज ऑलरेडी स्टार्टेड. रॉ मटेरियल की साइड में देखेंगे तो स्क्रैप इज द बेस्ट रिसोर्स, रॉ मटेरियल फॉर CO2 एमिशन रिडक्शन. लेकिन स्क्रैप के साथ प्रॉब्लम यह है, पर्टिकुलरली इन इंडियन कंडीशंस, कि स्क्रैप की अवेलेबिलिटी इज़ पुअर. गवर्नमेंट उस फील्ड में भी बहुत काम कर रही है कि भाई स्क्रैप की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो. जैसे आपने सुना है कि भाई व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर्स और ये कैसे कैसे हम लोग स्क्रैप की अवेलेबिलिटी बढ़ाएं. इम्पोर्ट भी हो रहा है स्क्रैप का, और आप लोगों ने शायद पता होगा कि पिछले 6 महीने के अंदर हमारा स्क्रैप का इंपोर्ट लास्ट ईयर से डबल हो गया ऑलमोस्ट. वी हैव इंपोर्टेड ऑलमोस्ट 6 मिलियन टन्स इन दीज 6 मंथ्स ओनली. तो स्क्रैप का इंपोर्ट भी बहुत हो रहा है. तो CO2 रिडक्शन इन सब से तो हो ही रहा है. लेकिन मेरा यहाँ पे कहना, मैं जो पॉइंट स्ट्रेस करना चाहता हूँ आप लोगों को, वो ये है कि ये चीज़ें लॉन्ग टर्म्स हैं और रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी के ऊपर है. बट हम लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि आज की डेट में हम लोग क्या कर सकते हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज में मैं कितना बेस्ट परफॉर्म कर सकता हूं. हम लोग क्या सोच रहे हैं, CO2 रिडक्शन को, डिकार्बोनाइजेशन को
एक हमारे लिए हेडेक है। देखिए मोस्टली सब लोगों के दिमाग में ऐसा ही टाइम हो गया है। हाँ, 2 मिनट के CO2 एमिशन हमारे लिए हेडेक है, लेकिन ये हेडेक नहीं है, ये हमारे लिए एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज CO2 रिडक्शन मीन्स आपका एनर्जी रिडक्शन। एनर्जी इज कमिंग एट ए कॉस्ट इन योर प्लांट इन वट एवर फॉर्म, वेदर इट इज सॉलिड, कोल है, ऑयल है, गैस है, वट एवर। तो जितना आप CO2 रिडक्शन कम करेंगे, यानी आपका एनर्जी रिडक्शन अपने आप हो रहा है। एनर्जी रिडक्शन हो रहा है तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो योर प्रॉफिटेबिलिटी इज गेटिंग इंक्रीज्ड। लेकिन हम लोग आगे में भी देख रहे हैं, पीछे में भी देख रहे हैं, एग्जिस्टिंग सिचुएशन में हम लोग क्या बेस्ट कर सकते हैं, वो शायद अभी तक हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजीज बहुत अवेलेबल हैं, कई स्पीकर्स ने उनको बताया भी है। बात यह है कि हम इम्प्लीमेंट कैसे करें उसको, टू स्टार्ट विद एटलीस्ट। तो कई टेक्नोलॉजीज हैं जिनके लिए मेरे को कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट वो तो मैं स्टार्ट करूं। तो उसके लिए हम लोग देखें, जो भी अपने स्विचिंग ऑफ द फ्यूल्स एंड ऑल दैट, बहुत सारे मेथड्स हैं, आपको सब जगह मिल जाएंगे वो। लेकिन और एक चीज़ मैं फोकस करता हूँ, और 2 मिनट में ख़त्म करता हूँ, 1 मिनट में, कि प्रोडक्टिविटी के ऊपर हम लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी से भी हम लोग अपना CO2 एमिशन और एनर्जी रिडक्शन हम लोग कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो नॉर्मल ट्रेंड है कि भैया 70% प्रोडक्टिविटी, ठीक है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हमारे यहाँ काफ़ी कम है। क्यों है? क्योंकि हम लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ब्रेकडाउन्स हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं। ब्रेकडाउन्स को हम लोगों ने पकड़ लिया है कि भैया इतना तो होता ही होता है ब्रेकडाउन, यानी माइंडसेट ऐसा हो गया है कि जिस दिन कम ब्रेकडाउन होगा उस दिन थोड़ा अजीब सा लगता है कि यार ब्रेकडाउन कम हुआ है कि नहीं। तो अगर हम अपने मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस को सुधार के और ब्रेकडाउन्स को कम करके प्रोडक्टिविटी बढ़ा लिया, तो मेरा नॉर्मली एनर्जी कंजम्पशन उतना ही रहता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ जाती है तो मेरा पर टन अगर आप देखें तो एनर्जी कंजम्पशन भी कम होता है, CO2 रिडक्शन भी, CO2 एमिशन भी कम हो जाएगा। अभी टाइम हो चुका है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू।